आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा एग्रीकल्चर आरबीएससी क्लास 12th का लेसन नंबर 9 चल रहा है, जिसका नाम है निमेटोड्स, नेल एंड स्लग। सूत्रकृमि, घोंघा और स्लग। इसकी हमारी अब तक 3 वीडियो आ चुकी हैं पिछली। ये एक टॉपिक रह गया था बीच में थोड़ा सा मिस्टेक से, क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड या सूत्रकृमियों का वर्गीकरण, और एक डिजीज़ रह गई थी, मोलिया डिजीज़ ऑफ वीट या गेहूं का मोलिया रोग। तो वो आज हम कवर कर लेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सूत्रकृमियों का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, जो सूत्रकृमि होते हैं, निमेटोड जो होते हैं, सूत्रकृमि कौन से संघ में आते हैं आपको पता है? निमेटोड संघ में आते हैं। तो देखिएगा, सूत्रकृमियों का वर्गीकरण। सभी सूत्रकृमि संघ निमेटोडा के सदस्य हैं। संघ किसके हैं? निमेटोडा एक संघ है जंतु जगत का, उसका उसमें आते हैं, ठीक है ना, जो प्राणी जगत का भाग है। मतलब ये जो निमेटोड संघ है, ये जंतु जगत का भाग है, ठीक है ना। अब देखिए, निमेटोड को, जो निमेटोडा संघ है, उसको आगे वर्ग, गण, कुल, उपकुल, अपर कुल, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर आगे और भी वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसको आगे और भी वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, मैं आपको दो मेन बात बताता हूँ, आपको याद जो रखना है। निमेटोड संघ को दो वर्ग, सिसरनेसिया और एडिनोफोरिया में बांटा गया है। अब देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ बता देता हूँ, इस टेबल के थ्रू अपने समझेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है निमेटोड संघ। ये किसके अंदर आता है? एनिमल किंगडम या जंतु जगत के अंदर आता है, ठीक है ना। जंतु जगत का संघ है निमेटोड या निमेटोडा। इसके अंदर दो आपके क्या आ रहे हैं? संघ आ रहे हैं। एक तो सेसरनेसिया आ रहा है और एक एडिनोफोरिया आ रहा है। देखिए, हमें पूरा ये याद नहीं करना, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, ना एग्ज़ाम में आता है। 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम में अगर हम बात करें, आगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जेट, आईसीआर, बीएचयू, उनमें भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस टेबल से, ठीक है। तो अब देखिए, आपको जो मेन बातें याद रखनी है मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं आपको पूरी टेबल बताऊंगा कि इस तरीके से है, ठीक है। बट मैं आपको जो मेन मेन बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो चीज़ आपको याद रखनी है कि निमेटोड संघ जो है कहाँ, पहले तो बात हो किस जगत में आता है? जंतु जगत में। निमेटोड संघ, जो निमेटोड संघ है, इसको आगे कितने वर्गों में बांटा है? तो दो वर्गों में बांटा है, भी देखना। एक तो बांटा है सेसरनेसिया और एडिनोफोरिया। अब हम देखिए कृषि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हम आपकी जो डिजीज दे रखी है इस पार्ट में, वो क्या दे रखी है? पादप सूत्रकृमि के बारे में बता रखे है ना, कि ऐसे पादप सूत्रकृमि जो, मतलब उन सूत्रकृमियों के बारे में बता रखा है जो पादपों में रोग फैलाएं, ठीक है। क्योंकि हमारी आपकी बुक जो है वो कृषि जीव विज्ञान है, तो हम आपका फोकस जो है ज़्यादातर इसी चीज़ पे दिया हुआ है कि कौन से सूत्रकृमि पादपों में रोग फैलाते हैं। तो देखिए, आपको याद रहे रखना है कि जितने भी क्या आते हैं, जितने भी मतलब पादप सूत्रकृमि आते हैं, वो किस में आते हैं? सैसरनेशिया वर्ग के अंदर आते हैं। एडिनोफोरिया के अंदर नहीं आते पादप सूत्रकृमि। इसलिए यहाँ एडिनोफोरिया के बारे में ज़्यादा बता भी नहीं रखा। सारा कुछ आपको जो बता रखा है सैसरनेशिया के बारे में बता रखा है, तो यही देखना। सैसरनेशिया जो आपका क्या है, वर्ग है, इसके अंदर क्या आते हैं? प्लांट निमेटोड, पीएन लिख रहा हूँ मैं, प्लांट निमेटोड मतलब पादप सूत्रकृमि में आते हैं। और इसको भी आगे देखिए दो वर्ग में, दो गणों में बांट दिया है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो निमेटोड संघ है उसको वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इसके आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, और बांट सकते हैं अपने। तो अब सैसरनेशिया वर्ग जो है, इसके अंदर दो गण आ रहे हैं, एक तो टाइलेकिडा और एक डोरीलेमिडा। डोरीलेमिडा और टाइलेकिडा। तो आपके जो पादप सूत्रकृमि है, इस गण के अंदर नहीं आते, इस गण को छोड़ दो, ठीक है। इस गण को छोड़ दो, मैं बता देता हूँ किस गण को छोड़ना है, देखना। इस गण को छोड़ दो, इस गण को छोड़ दो। बाकी जितने भी पादप सूत्रकृमि सेसरनेशिया में आ रहा है, बस इसमें नहीं आ रहे, इस गण में। मतलब किस गण में आएंगे सारे पादप सूत्रकृमि? टाइलेकीडा में आएंगे, ठीक है ना। तो वही बात है, इसीलिए टाइलेकीडा का यहाँ पूरा वर्गीकरण दे रखे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, पादप सूत्रकृमि जो होते हैं सेसरनेशिया किसके अंदर आते हैं? वर्ग के अंदर आते हैं। और सेसरनेशिया वर्ग के अंदर आप किसको छोड़ दीजिए? जो डोरीलेमिडा जो क्या है आपका गण है, उसको छोड़ दीजिए। जो उसके अलावा जो आपका टाइलेकीडा गण है, इसके अंदर सारे पादप सूत्रकृमि में आते हैं, यही बात ऊपर लिखी हुई है। अभी हम इसका आगे और बता देता हूँ मैं आपको। अब हम ऊपर पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, देखो कि निमेटोड संघ को दो वर्ग, सिसरनेसिया और एडिनोफोरिया में बांटा गया है। डोरे डोएरे
लिमिडा के अतिरिक्त सभी पादप सूत्रकृमि वर्ग सैसरनेचिया के कुल टाइलेकिडा के अंदर आते हैं। अब देखिए टाइलेकिडा को आगे बांट रखा है। देखिए अब देख आपको वर्गीकरण की इकाइयाँ पता होंगी कि जब किसी भी चीज़ का वर्गीकरण किस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले उसका जगत बताया जाता है, जगत के बाद संघ, फिर वर्ग के बारे में पढ़ा जाता है, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। इनके आगे भाग भी हो सकते हैं, जैसे गण का उपगण भी हो सकता है, कुल का उपकुल भी, आगे कुल को उपकुल में बांट सकते हैं, कुल का इससे ऊपर एक अपर कुल भी होता, अधिकुल भी होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके आगे अलग अलग भाग होते हैं, आपने 11वीं में पढ़ा ही होगा। तो देखिए हम देख लेते हैं टाइलेकिडा, देखते हैं हम अपने कि टाइलेकिडा गण को दो उपगणों में बांट रखे हैं। कितने उपगणों में बांट रखे हैं? दो। एक तो टाइलेकिना और दूसरा कौन सा उपगण है? देखिए एफ्लेकिना। कौन सा है? एफ्लेकिना। अब देखिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इस उपगण को आगे दो कुलों में, इस उपगण के अंदर कितने कुल आते हैं? दो। एक तो ये कुल आ रहा है और एक ये कुल आ रहा है, ठीक है। इस उपगण के अंदर कितने कुल आ रहे हैं? दो। और इस कुल के अंदर एक वंश आता है, ऊपर वाले के अंदर ये दे रखा है और नीचे वाले कुल के अंदर ये वंश आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से देखें, मैं आपको यहाँ टेबल बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एफ्लेकिना, ये आप एफ्लेकिना को दो कुलों में बांट दिया। कौन से? एक तो आ गया आपका एफे लेनकाइडी, और दूसरा आपका कौन सा आ गया? दूसरा आ गया एफलेन की डी। दूसरा कौन सा आ गया? मैं यहाँ दूसरा लिख देता हूँ, दूसरा एफे लेन की डी, ठीक है। दो आपके कुल हैं। अब ये जो कुल है ये एफलेन काइड, एफलेन की डाई डी, ठीक है ना। एफलेन की डाई डी जो आपका ये कुल है, इसके अंदर कौन सा वंश आता है? याद रखिए एफलेन कोइडस। कौन सा आता है? एफलेन कोइडस। और ये जो आपका कौन सा है? एफलेन की डी जो कुल है, इसके अंदर कौन सा वंश आ रहा है? एफलेन कस। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार से इस उपगण को तीन अधिकुल में बांटा। कितने अधिकुल में बांटा? तीन। एक अधिकुल ये रहा, दूसरा है हेट्रोडेरिडिया, और तीसरा कौन सा है? क्रीमोनिमोडिया, ठीक है ना। और पहला आपके कौन सा दे रखा है? पहला आपके दे रखा है टाइलेंकोइडिया, ठीक है ना, टाइलेंकोडिया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इसको बता देता हूँ, बाकी सेम इसी की तरह है। अब देखिए इस अधिकुल के अंदर दो कुल हैं, एक कुल तो ये रहा, ये एक कुल ये रहा। अभी जो ऊपर वाला कुल दे रखा है आपको हेट्रोडेरिडी, इसके अंदर एक क्या आता है? उपकुल है। इस कुल का एक उपकुल भी है, क्या है उसका नाम? इस कुल का उपकुल कौन सा है? हेट्रोडेरिनी। और इस उपकुल के अंदर कितने वंश आते हैं? दो वंश आते हैं, एक तो होता है हेट्रोडेरा और एक आता है ग्लोबोडेरा। इसी प्रकार इसके से इस कुल का उपकुल नहीं दे रखा है, इस कुल का सीधा वंश दे रखा है। इस कुल का वंश कौन सा आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है मिलोइडोगाइनी, ठीक है। इसी प्रकार से यही आपका सेम टू सेम दे रखा है। ये देखिए इसके अंदर आपके कितने? दो कुल आ रहे हैं। इस अधिकुल के अंदर दो कुल आ रहे हैं। क्रीमोनिमोडिया जो आपका अधिकुल है, इसके अंदर दो कुल आ रहे हैं, एक तो निमेटिडी, और दूसरा कौन सा आ रहा है? टाइलेंकुडी। अब ये जो क्रिको निमेटिडी है, इसके अंदर एक उपकुल आता है और एक वंश आता है। इसका उपकुल नहीं दे रखा है, इसका सिर्फ वंश दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार ये आपके नाम दे रखे हैं। अगर आप इनको याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से याद करना है, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसके अंदर, इस अधिकुल के अंदर चार कुल आ रहे हैं, एक कुल ये रहा, दूसरा कुल ये रहा, तीसरा कुल ये रहा, चौथा कुल ये रहा, ठीक है। इस कुल का तो सीधा वंश ही दे रखे हैं। अब इस कुल के आगे कितने दे रखे हैं? दो उपकुल दे रखे हैं, एक तो ये रहा उपकुल, दूसरा उपकुल ये रहा, और तीसरा उपकुल ये रहा। तीन उपकुल दे रखे हैं। अब इस उपकुल के अंदर ये एक वंश आता है, इस वाले उपकुल के अंदर ये वंश आ रहा है, और ये जो आपका कौन सा है? तीसरा उपकुल है, इसके अंदर ये वंश आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे, ये जो आपके दे रखा है, इसका भी एक उपकुल दे रखा है और इसका एक वंश दे रखा है। इसी प्रकार से चौथे का कुल, उपकुल और वंश दे रखा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वर्गीकरण समझ में आ गया है। अब हम हमारा आगे इसको चाहे तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आगे देखो, गेहूं का मूल्यारोग, ये हमारा एक रोग रह गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं।
एक इससे एक वीडियो थी, इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मतलब हमारा एक टॉपिक छूट गया था, ठीक है। इससे अगला वाला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये बीच में एक टॉपिक रह गया था मिस्टेक से मेरे से, तो मैं इसको ये अब डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जो क्या है, इसके बाद जो आता है सब्जियों का जड़ ग्रंथिल रोग, उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वो डाल दी थी। ये टॉपिक बीच में मेरे से मिस हो गया था, ठीक है। तो ये मैं वीडियो आज डाल रहा हूँ। अब देखिए, गेहूं का मोलिया रोग। तो गेहूं के मोलिया रोग के बारे में बात करते हैं। इसे पुट्टी रोग भी कहा जाता है। मोलिया रोग को क्या बोला जाता है? पुट्टी रोग भी कहा जाता है। ये आपको बात याद रखनी है। मोलिया रोग को क्या बोला जाता है? पुट्टी रोग भी बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मोलिया रोग क्या होता है, इसके बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखना कि इसको क्या बोलते हैं। खदानों के पुट्टी रोग की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक जेजी कोइन ने 1876 में की थी। तो आपको याद रखना है, खाद्यान्न फसलों के पुट्टी रोग की सब या मोलिया रोग की खोज सबसे पहले किसने की, या खाद्यान्न फसलों के पुट्टी रोग की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? जर्मनी में। किसने की? जेजी कोइन ने। कब की? 1876 में। तीन क्वेश्चन बन गए। भारत में, अब ये देखना, भारत में सर्वप्रथम इस रोग की खोज किसने की थी? वासुदेवन ने। याद रखना, भारत में इस रोग की सबसे पहले खोज 1958 में की। किसने की? वासुदेवा ने। कहाँ की? राजस्थान के सीकर जिले में की, ठीक है। राजस्थान में ज्यादातर पाया जाता है ये रोग। जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, चित्तौड़, ठीक है, उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर जिलों में इस रोग की उपस्थिति पाई जाती है। अब देखें, इस रोग को मोलिया रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखते हैं अपने। राजस्थान में ऐसे स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं? मोलिया रोग के भी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह रोग बंदर की उछाल की तरह खेत में छितरा पाया जाता है। कहने का मतलब, ये मान लीजिए कोई खेत है, ये मान लीजिए कोई खेत है, तो ये रोग किस प्रकार से पाया जाता है? खेत में छितरा हुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छितरा हुआ। छितरा हुआ पाए जाने का क्या मतलब है भाई? देखना अब इसको समझना कि मतलब ये मान लीजिए खेत है, खेत में थोड़ा बहुत ये रोग है, मान लीजिए यहाँ पाया जा रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पाया जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पाया जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पाया जाएगा, मतलब बिखरा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पूरी फसल को खराब कर दिया, बीच बीच में कहीं कहीं ये रोग मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए, आप इसके बारे में लक्षण देखते हैं हम। हालांकि हमने सूत्रकृमि द्वारा क्या, सूत्रकृमियों द्वारा जो क्या होते हैं, पादपों में जो क्षति पहुंचाई जाती है, या जो सूत्रकृमियों द्वारा पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव है, वो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेम वही पॉइंट हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोग भी एक सूत्रकृमि द्वारा हो रहा है। अभी हम देखेंगे हेट्रोडेरा मेजर और हेट्रोडेरा एविनी नाम के सूत्रकृमि होते हैं, जिनके द्वारा ये रोग होता है। तो देखते हैं, लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि खेत में पौधे जब 1 से 2 माह के होते हैं, तब इस पौधे क्या होते हैं, इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होता है अभी देखना, लक्षण किस प्रकार से दिखाएंगे। कोई खेत में कोई पौधा छोटा दिखाई देता है, कोई पौधा बड़ा दिखाई देता है। मतलब कुछ पौधों की वृद्धि रुक जाती है जो संक्रमित होते हैं इस रोग से, और जो इस रोग से संक्रमित नहीं होते वो थोड़े से लंबे दिखाई देते हैं। तो खेत में पौधे भिन्न भिन्न समूहों में छोटे और बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है ना। पौधे बौने रह जाते हैं, पीले दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा आसान सा कारण है। पौधे की ना तो वृद्धि हो पाएगी और पौधे पीले रह जाएंगे, ठीक है। पौधे 1 से 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं हो पाते। पौधों में कल्ले कम निकलते हैं। पौधे का तना पतला व कमजोर रहता है। इसका कारण क्या है अभी देखिए, क्योंकि जड़ों में गांठें बन जाती हैं। भाई मेरी बात सुनना, जड़ों में क्या बन जा रही हैं? गांठें बन जा रही हैं, सूत्रकृमि के प्रभाव के कारण या सूत्रकृमि के संक्रमण के कारण पौधों की जड़ों में क्या बनी है? गांठें बन गई हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोषक तत्व जो होंगे ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पादप में ऊपर तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से पौधा बौना रह जाएगा, पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा और पौधा पीला पड़ जाएगा, ठीक है ना, पोषक तत्वों की कमी के अभाव में, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखें कि रोगग्रस्त पौधे की जड़ें पतली होती हैं, क्षीण होती हैं और गुच्छेदार होती हैं। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में अगर शुरू शुरू में अपने जड़ों को स्वच्छ जल से धोकर देखेंगे, तो उसमें गोलाकार या पुट्टीकार क्या होता है, श्वेत रंग के चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है, जो परिपक्व होने पर भूरे रंग की हो जाती है। अगर आप इसकी जो शुरुआती पौधा होता है, ठीक है, उसमें अगर आप उसकी पौधे को उखाड़ कर उसकी जड़ों को स्वच्छ पानी से धोकर देखेंगे, तो क्या होगा, आपको उसमें क्या दिखाई देगी, मादा सूत्रकृमि दिखाई देगी श्वेत रंग की, जो धीरे धीरे किस में बदलती है, भूरे रंग की हो जाती है। अब देखिए, जड़ों का वह स्थान जहाँ पर पुट्टी जुड़ी रहती है हल्का फुला हुआ रहता है। देखिए, जड़ों के अंदर पुट्टी बन जाती है, पुट्टी का मतलब गांठें सी बन जाती हैं अभी, ठीक है, जिससे पौधे, अब जहाँ जड़ों में गांठें होंगी वहां से क्या होगा, जड़ें फूली हुई होंगी, ठीक है।
पौधे की जड़ में 15 से 20 तक पुट्टियां हो सकती हैं। ऐसे पौधों को अपने क्या करें, जिन पौधों में पुट्टियां पाई जाती हैं, उन्हें अगर अपने हाथ से खींचेंगे पकड़कर तो वो आसानी से उखड़ जाते हैं। देखना, जड़ों का वह स्थान जहां पर पुट्टी जुड़ी होती है हल्के फूले हुए रहते हैं। पौधों की जड़ों पर 15 से 20 पुट्टियां मिल सकती हैं। ऐसे पौधों को मर्दा से हाथ से खींच कर आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए संक्रमित पौधे में क्या होगा, पुष्पन पहले हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जो संक्रमित पौधे होते हैं उसमें पुष्प पहले लगते हैं। संक्रमित पौधों में पुष्पन सामान्य पौधों की अपेक्षा समय से पहले होता है। बालियों में दाने, कुछ ही दाने बनते हैं अभी, और जो बनते हैं वो भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है ना, और अगर ज़्यादा संक्रमण हो जाए तो क्या हो जाए, बालियों में दाने ही नहीं बनते। ठीक है, ये इसके लक्षण थे जो आपको याद रखने हैं। अब रोगजनक के बारे में देखते हैं कि रोगजनक कौन सा होता है और इसका रोग चक्कर क्या होता है। तो देखिए, रोगजनक मैंने आपको बताया था अभी, हेट्रोडेरा एविनी और हेट्रोडेरा मेजर, ये क्या होते हैं, आपके सूत्रकृमि होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जो क्या होता है, गेहूं का मोलिया रोग या गेहूं का पुट्टी रोग हो जाता है। अब देखते हैं इस रोग का रोग चक्र। रोग चक्र का मतलब कि इस रोग की पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है। ठीक है ना, इस रोग की पुनरावृत्ति कैसे होती है, मतलब जैसे इस साल ये रोग हो गया तो अगले साल ये रोग किस प्रकार से दोबारा उत्पन्न होता है, तो वो देखते हैं हम। तो बड़ा आसान है भाई इसका, क्या, जो वार्षिक आवर्तन है, ध्यान से सुनिएगा। वार्षिक आवर्तन में कौन मदद करता है, देखिए, जो पुट्टियां या जो गांठें क्या है जड़ों में बनती हैं, उन पुट्टियों के अंदर अंडे होते हैं। जो जड़ों के अंदर पुट्टियां या गांठें बन रही हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अंडे होते हैं, और उन अंडों से क्या निकलते हैं, सूत्रकृमि निकलते हैं। और किस प्रकार निकलते हैं अब हम देखते हैं। तो देखिए, रोग का वार्षिक आवर्तन पुट्टियों के द्वारा होता है। भाई पुट्टियां वार्षिक आवर्तन करती है, मतलब दोबारा से अगले वर्ष जो रोग होगा वो पुट्टियों के द्वारा होगा, क्योंकि देखो जड़ों के अंदर पुट्टियां बनी हुई हैं। ठीक है, और क्या होता है, देखिए, पादप अवशेष में बनी पुट्टियों में डिंबक एवं अंडे भरे रहते हैं, उसके अंदर अंडे या डिंबक भरे रहते हैं। ठीक है ना, जो अगली फसल तक सुसुप्त अवस्था में बने रहते हैं। अगली अवस्था तक वो, अगले वर्ष या अगले जो क्या होता है, जो फसल तक वो क्या होता है, सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। ठीक है ना, जब अनुकूल अनुकूल टाइम आता है, जब क्या आता है, अनुकूल टाइम आता है। ठीक है ना, मतलब जब बुआई की जाती है भाई, किसकी, गेहूं और जौ की या खाद्यान्न फसलों की, सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य गेहूं और जौ की बुआई होने पर अंडों से क्या निकलती है, द्वितीयक डिंबक अवस्था बाहर आ जाती है। द्वितीयक डिंबक अवस्था का मतलब क्या है अभी, द्वितीयक डिंबक अवस्था का मतलब है लार्वा अवस्था। ठीक है ना, जो प्राथमिक डिंबक अवस्था होती है, प्राथमिक लार्वा अवस्था होती है, वो अंडे के अंदर ही रहती है। वो क्या करती है, त्वचा निर्मोचन करती है। ठीक है ना, और द्वितीयक डिंबक अवस्था में बदल जाती है। और वो द्वितीयक डिंबक अवस्था जो होती है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक डिंबक अवस्था अंडों से बाहर निकलती है और जड़ों की तरफ गति करती हुई जाती है, और क्या करती है, एवं जड़ों पर आक्रमण कर संक्रमण पैदा करती है। ठीक है, इसी प्रकार फरवरी में देखिएगा, इसी प्रकार फरवरी में क्या होगा, इसी प्रकार फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में जड़ों में दोबारा से सूत्रकृमि आप देख सकते हैं और दोबारा से पुट्टियां दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये जो पुट्टियां बनी है ये अगली क्या कर लेंगी, फसल में क्या करेंगी, निवेश द्रव्य का मतलब उसमें रोग फैलाने का कार्य करेंगी। ये आपके सामने देखिए एक पौधा दे रखा है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जड़ें पतली हैं, क्षीण हैं, कमजोर होती हैं, और ये देखिए पुट्टी बनी हुई है। ठीक है, ये पुट्टियां बनी हुई हैं गांठे सी। ठीक है, गेहूं के मोलिया रोग से प्रभावित गेहूं के पौधे। अब देखिए प्रबंधन देखते हैं कि इस रोग का अपने प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र अपनाना चाहिए, है ना, मतलब एक निश्चित पैटर्न में फसल को मतलब बदल बदल कर बोना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। शस्य प्रबंधन देखिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। ठीक है ना, अपर पोषी, अपर पोषी फसलें जैसे सरसों, धनिया, चना, जीरा, प्याज, मेथी, गाजर आदि को गेहूं के साथ फसल चक्र में अपनाकर सूत्रकृमि की संख्या एवं रोग को प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अब हम जानते हैं कि फसल चक्र किस प्रकार अपनाना चाहिए। मान लीजिए इस वर्ष आपने क्या करा है, गेहूं की फसल बोई है, तो अगले वर्ष आप जो क्या करिए, गेहूं की फसल ना बोकर सरसों की फसल बो दीजिए। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, अब हमें पता है ये जो सूत्रकृमि है वो क्या करता है, केवल और केवल किस में रोग फैलाता है, धान्य फसलों में ही रोग फैलाएगा। अब सरसों में तो फैलाने से रहा, धनिये में, चना, जीरा, इनमें वो रोग नहीं फैलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप फसल चक्र अपना सकते हैं, जिससे क्या होगा,
जो रोग का प्रभाव होगा वो कम हो जाता है, ठीक है ना। ग्रीष्म काल में जुताई, हमें क्या करना चाहिए, गर्मियों के अंदर गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, भूमि के अंदर जो अंडे या डिंबक होते हैं वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, जिससे ग्रीष्म काल में वो गर्मियों में जुताई करनी चाहिए। अब गर्मियों में क्या होगा, तापमान की वजह से जो आपके क्या होंगे, अंडे होंगे या डिंबक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए कि सूत्रकृमि मृदा में उपस्थित पुट्टियों में जीवित बना रहता है, शुष्कन के प्रति संवेदन संवेदी होता है, ठीक है ना। शुष्कन के प्रति क्या होता है, संवेदी होता है, मतलब तापमान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जो क्या होता है, डिंबक होते हैं या जो भी सूत्रकृमि अंडों के अंदर बना हुआ है। अंत ग्रीष्म काल में खेत की 1-2 गहरी जुताई करके छोड़ देनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रभाव में सूत्रकृमि को नियंत्रित कर सकते हैं। अगेती बुआई कर सकते हैं भाई। हमें पता है कि अनुकूल, इसका अनुकूल वातावरण क्या है, कब है भाई, नवंबर के आसपास होता है भाई, ठीक है ना। नवंबर के आसपास होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये इसका अनुकूल तापमान, अनुकूल क्या होता है भाई, मतलब नवंबर के आसपास इसका क्या होता है, अनुकूल बोल सकते हैं अपने समय होता है, जब ये क्या करता है, संक्रमण करता है। तो अपने क्या करेंगे, अगेती बुआई कर देंगे, थोड़ा सा पहले बुआई कर देंगे, जिससे क्या होगा, पादप थोड़े बड़े हो जाएंगे। अब बड़े पादपों में नुकसान कम होता है भाई, ठीक है। गेहूं की अगेती बुआई करके प्रपोषी पौधे को सूत्रकृमि संक्रमण के अनुकूल अवस्था से बचाकर रोग प्रबंधन किया जा सकता है। अब जैविक प्रबंधन प्रबंधन में देखिएगा, जैविक प्रबंधन में अपने क्या करेंगे, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैविक प्रबंधन में क्या करेंगे, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा, राजकिरण C 164 HD 2052, RJMR फर्स्ट HD 2257 2265, WH 220 250, WL 922 2199, WLG फर्स्ट, ठीक है, WLG 736 राजस्थान 1409 1474 1487 किस्मों पर सूत्रकृमि का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम देखते हैं आगे की तरफ, रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में आपको क्या करना है, अत्यधिक संक्रमण अवस्था पर मृदा मृदा को उपचारित करना है। मृदा पर क्या करना है आपको, 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से एल्डी कार्ब या कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव करना है आपको, का प्रयोग करना है, ठीक है। और सूत्रकृमि को आप नियंत्रित कर सकते हैं, याद रखना। मृदा को उपचारित करना है 2 किलोग्राम या तो एल्डी कार्ब या कार्बोफ्यूरॉन के द्वारा, कार्बोफ्यूरॉन के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, जिसमें हमने आज आपका जो गेहूं का मूल्य रोग है और सूत्रकृमियों का वर्गीकरण है उसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है गेहूं का मूल्य रोग, ठीक है। इसमें हमने लक्षण के बारे में पढ़ा, इसके परिचय के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये कई बार तो क्वेश्चन सीधा ही बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आ जाता है, और कई बार इससे छोटे छोटे को मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो जेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप, मेरा नंबर है ये, आप मेरे को इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी मैक्सिमम करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इस चैनल पर डेली टू डेली क्या होगी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की भी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।